Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video I will be starting with vibrational Raman spectroscopy. तो जो आज की वीडियो है वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को और अच्छे से समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अभी तक आपने देखा होगा कि जो मैंने पहली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियोस बनाई हैं उनमें जनरली बेसिकली मैंने अवॉइड किया है पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड को ड्रॉ करने के लिए। बट आज की वीडियो में अगर हमें वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है तो पहले हमको ये देखना होगा कि जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, जो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हम जनरली मॉलिक्यूल्स में देखते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेच, एसिमेट्रिक स्ट्रेच या फिर बेंडिंग, तो उनका पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड कैसे चेंज होता है, क्योंकि उसी बेसिस पर हम समझ पाएंगे कि हमारी कौन सी वाइब्रेशन रमन एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। सो टॉपिक है वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें हमारा मेन कंसर्न क्या था कि जो हमारा मॉलिक्यूल है जब वो रोटेट करेगा तो रोटेट करते वक्त उसको पोलराइजेबिलिटी को चेंज करना होगा। तो हमने जैसे लीनियर मॉलिक्यूल के लिए देखा था कि बॉन्ड एक्सिस वाला रोटेशन है या फिर एंड टू एंड बॉन्ड वाला रोटेशन है, तो किसमें पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है। तो सिमिलरली वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले हमको ये देखना होगा कि जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं उनकी रमन एक्टिविटी कैसे हम बताएंगे। मतलब ये इतना ज्यादा ट्रिवियल नहीं है कि आपने सिर्फ एकदम मॉलिक्यूल देखा और एकदम बता दिया कि भाई ये वाली रमन एक्टिव होगी, ये वाली रमन इनएक्टिव होगी। इतना इजी नहीं है बताना। अगर हमारे मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, ये कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर सिमेट्री या तो बिल्कुल है ही नहीं या बिल्कुल बहुत ही कम है, वेरी लिटिल सिमेट्री, या तो नो सिमेट्री और वेरी लिटिल सिमेट्री। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स में हमने ये देखा था कि वो सब के सब हमारा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे। ऑब्वियसली उनका स्पेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होगा, डिड्यूस करना डिफिकल्ट होगा, बट सब के सब रमन स्पेक्ट्रा देंगे, रमन एक्टिव होंगे सारे रोटेशंस। तो सिमिलरली अगर हम वाइब्रेशन में भी बात करें तो वाइब्रेशन के अंदर भी अगर हमारे मॉलिक्यूल के अंदर सपोज या तो सिमेट्री है नहीं या बहुत ही कम सिमेट्री है, तब तो हम मोर और लेस काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि हमारी उस मॉलिक्यूल की जो भी वाइब्रेशंस हैं वो आपकी रमन एक्टिव होने वाली हैं। पर जैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री आ जाएगी, मतलब जैसे वो लीनियर मॉलिक्यूल हो जाएगा या फिर स्फेरिकल टॉप हो जाएगा या फिर सिमेट्रिक टॉप हो जाएगा, जैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री आ जाएगी तो उस समय हमको थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि कौन सी उसकी वाइब्रेशन रमन एक्टिव है और कौन सी उसकी वाइब्रेशन रमन इनएक्टिव है। तो अब वही समझने के लिए हम बेसिकली इस चीज को एग्जांपल से समझेंगे। तो जो पहला एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे लेने वाला हूं वो है एक एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का। ठीक है, पहला एग्जांपल है एसिमेट्रिक टॉप। एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं वो है वाटर मॉलिक्यूल H2O। अब देखो इसके अंदर हमें पता ही है कि एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है, सिमेट्री बहुत ही कम है, तो इसीलिए इसकी जो वाइब्रेशंस होंगी वो रमन एक्टिव ही होंगी, बट उनको हम समझते हैं पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड की मदद से। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर वाइब्रेशंस कितनी है, वो तो हमारा बेसिक रूल है। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 3, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी होगी 9। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये है नॉन लीनियर, तो इसीलिए इसके अंदर जो वाइब्रेशंस होंगी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अंदर हो जाएंगी 3n-6, इसका मतलब 3। तो इसके अंदर हमारी 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं जो कि हमने वैसे पहले भी डिस्कस करी हैं, तो अब हम उसी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेच।
ठीक है, अब हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब आप ये देखिए सिमेट्रिक स्ट्रेच में बेसिकली क्या होता है, एक तो ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा। सिमेट्रिक स्ट्रेच में क्या हुआ है कि जो दोनों OH बॉन्ड्स हैं वो दोनों एक साथ स्ट्रेच हुए हैं और यहाँ पे दोनों एक साथ कंप्रेस हुए हैं। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक स्ट्रेच है वाटर मॉलिक्यूल का। अब आप देखिए इसका अगर पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड की शेप सपोज ऐसी है, ठीक है, ये इसकी पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड की शेप है। एक तो आप ये देखिए जब भी हमारा बॉन्ड स्ट्रेच होगा तो बॉन्ड स्ट्रेच होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड में प्रेजेंट उनका जो होल्ड है वो दोनों एटम्स के बीच में कम हो जाता है। मतलब जैसे ही आपका बॉन्ड इलोंगेट होगा तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ा लूजली बाउंड हो जाएगा। ठीक है, लूजली बाउंड होने का मतलब क्या है कि इट इज नाउ मोर इजी टू पोलराइज। ठीक है, तो जब हमारा बॉन्ड स्ट्रेच होता है इट इज मोर इजीली पोलराइजेबल, तो उस केस में क्या होता है जो हमारा पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड होता है वो छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो अगर हमारा नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल ऐसा है और अब हमारा बॉन्ड स्ट्रेच हुआ है तो हमारा पोलराइजेबिलिटी, अब आप देखें जब स्ट्रेच और कंप्रेशन होता है तो उस समय मॉलिक्यूल की शेप में मेन डिफरेंस कहां आ रहा है, सिर्फ स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग हो रही है। मॉलिक्यूल की शेप में ऐसा कोई फर्क नहीं आ रहा, सिर्फ बॉन्ड इलोंगेट और कंप्रेस हो रहा है। तो इसीलिए पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड का जो शेप है वो हमारा चेंज नहीं होगा बट उसका साइज चेंज हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला है कि जब स्ट्रेच हो रहा है पोलराइजेबल ज्यादा हो रहा है तो उस समय पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड का साइज छोटा हो जाता है। तो ये आपका बन जाएगा ऐसे। ठीक है, मतलब आप ड्राइंग पे मत जाइएगा, पर मेन चीज ये है कि जो आपकी शेप पहले थी वही शेप यहाँ भी रहेगी, बस उसका साइज छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कंप्रेस हुआ है तो अब लेस पोलराइजेबल हो गया, तो अब पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड की शेप वही रहेगी, बस साइज बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया H2O का सिमेट्रिक स्ट्रेच। अब ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि जो भी हमारी पोलराइजेबिलिटी का चेंज है, पोलराइजेबिलिटी का जो चेंज है वो किसी भी इंटरनल मोशन से आए, तो यहाँ पे इंटरनल मोशन तो हमारा सिमेट्रिक स्ट्रेच हो गया, और वो पोलराइजेबिलिटी का चेंज किसी भी पैरामीटर में आ सकता है, साइज में भी आ सकता है, शेप में भी आ सकता है, डायरेक्शन में भी आ सकता है। जो हमारा इलिप्सॉइड का या तो साइज चेंज हो जाए या शेप चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए तो हमारी वाइब्रेशन रमन एक्टिव हो जाएगी। तो जो हमारा सिमेट्रिक स्ट्रेच है दैट इज रमन एक्टिव, ये हमें यहां से पता चलता है। अब आप इसका देखिए, सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में हम ले लेते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेच। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेच के वक्त क्या होगा, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल तो यही वाला है, अब क्या होगा, एक बार तो ऐसी कुछ कंडीशन होगी और एक बार ऐसी कुछ कंडीशन होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड है, मतलब ये ऐसा था लगभग, इसकी एक्सिस ऐसे है, ठीक है। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेच के वक्त क्या होता है, जो आपका पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड है उसका आप देख सकते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहां पे ऐसा था,
यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है, और जो डायरेक्शन भी चेंज हुई वो अलग अलग हुई। इसमें इसने ये वाली डायरेक्शन ली है और इसमें इसने ये वाली डायरेक्शन ली है। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेच भी आपका रमन एक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड की डायरेक्शन चेंज हुई है, और जो डायरेक्शन भी आपकी दोनों वाइब्रेशन के वक्त चेंज हुई है वो अलग अलग डायरेक्शन है। अब जो आपका इसमें तीसरा बचता है वो है बेसिकली बेंडिंग और सिजरिंग भी बोलते हैं जनरली उसे कई बार वाटर के केस में। तो जब हम यहाँ बेंड की बात करेंगे तो बेंड में क्या होगा, इसमें क्या हुआ है, मतलब आपके बॉन्ड एक बार ऐसे बाहर की तरफ जा रहे हैं और एक बार ऐसे अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जब आपके बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपके पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड का इतना था कर्वेचर, इसमें क्या हो जाता है, ये थोड़ा और पतला हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ जाने का मतलब है बेसिकली एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर आप इसको देखें तो इसमें क्या होता है, ये और ज्यादा थोड़ा राउंड शेप हो जाता है। तो अगर हम एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में H2O की बेंडिंग की बात करें तो बेंडिंग के वक्त भी जो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड है उसकी जो शेप है वो आपकी चेंज हो रही है, इसीलिए बेंडिंग भी जो है वो आपका रमन एक्टिव है, ठीक है। तो ये आपका अभी हमने डिस्कस किया H2O मॉलिक्यूल जो एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है, उसमें हमारी 3 नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है और तीनों की तीनों हमारी रमन एक्टिव है। अभी हम समझते हैं एक और केस, फिर उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। ठीक है, अभी जो हम सेकंड मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे वो है हमारा CO2, ठीक है। ये हमारा लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर मॉलिक्यूल से इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है वो है हमारे 4, 3n-5, ट्राइएटॉमिक है। इसके अंदर भी हमने पढ़ रखे हैं कि हमारे जो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है वो 3 है, ये 4 है। पर 3 क्यों है, बिकॉज जो 2 बेंडिंग होती है वो हमारी डीजेनरेट होती है अलग एक्सिस में। तो इसका भी हम डिस्कस करते हैं, रमन एक्टिविटी और इनएक्टिविटी। तो अगर आप देखेंगे जनरली, ठीक है मैं बनाता हूं, अगर हम पहला देखेंगे सिमेट्रिक स्ट्रेच, तो अब आप देखेंगे सिमेट्रिक स्ट्रेच में क्या होगा, ये CO2 है, ये हमने मॉलिक्यूल के लिए बना लिया। सिमेट्रिक स्ट्रेच में क्या हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी आप देख रहे हैं बॉन्ड दूर दूर चला गया है, तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और इसमें और पास आ गया तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। शेप सेम रहेगी बट साइज इसमें छोटा हो गया, इसमें और ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो सिमेट्रिक स्ट्रेच अगर हम इस बेसिस पर देखें तो ये बेसिकली रमन एक्टिव है, ठीक है। अभी हम इसका देखते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेच। एसिमेट्रिक स्ट्रेच में एक बार ये ऐसा बनेगा, और एक बार ये ऐसा बनेगा। अब जब इनके पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड की बात होगी
तो जब इनकी पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड की बात होगी, जो हमारा एसिमेट्रिक मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड है उसके साइज में यहाँ पे चेंज आया है, नो डाउट। यहाँ पे साइज आपका कम था और इन दोनों के वक्त जो आपका साइज है वो चेंज हुआ है। तो उस अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि ये वाली वाइब्रेशन भी हमारी रमन एक्टिव है। बट यही चीज हमको यहाँ पे समझनी है कि ये पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन इज रमन इनएक्टिव, एक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइज तो चेंज हुआ है, नो डाउट, बट हमें एक चीज जो मेन समझने वाली है वो है कि जो हमारा चेंज इन पोलराइजेबिलिटी आया है, अल्फा इज पोलराइजेबिलिटी, तो वो हमारा उस पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये जो मैंने ईटा बनाया है, दैट बेसिकली शोज दैट पर्टिकुलर मोड। सो द चेंज इन पोलराइजेबिलिटी with respect to that particular mode should not be equals to 0। इसका मतलब क्या है कि जो आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब जो आपका वाइब्रेशन हो रहा है, दैट इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट। तो जो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का जो स्लोप है दैट शुड नॉट बी 0। यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है कि जैसे सपोज आपकी पोलराइजेबिलिटी पहले यहाँ थी, ठीक है, फिर ये पोलराइजेबिलिटी आपकी वाइब्रेशन के वक्त यहाँ आई और ये पोलराइजेबिलिटी आपकी वाइब्रेशन के वक्त यहाँ आई। मतलब इस केस में हो क्या रहा है, जो आपका ये वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन, इस मोड ऑफ वाइब्रेशन के वक्त जो आपका पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रहा है वो बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड में हो रहा है, वो कैंसिल आउट कर रहा है एक दूसरे को। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये पोलराइजेबिलिटी सपोज यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये कम है और फिर यहाँ पे ये ज्यादा है, तो मतलब जो आपका कुछ कर्व आता है वो ऐसा आता है। मतलब जब आप एक कर्व बनाते हैं अल्फा वर्सेस ईटा का, जो आप ग्राफ बनाएंगे उसमें जो आपका कर्व आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, और इस कर्व का जो ये स्लोप होगा, जो डी अल्फा बाई डी ईटा है, दैट इज बेसिकली 0। तो अगर ये 0 हो गया तो आपको रमन एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं होगी, बिकॉज इनएक्टिव हो जाएगा। ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये जो आपका मोड ऑफ वाइब्रेशन है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए डी अल्फा बाई डी ईटा इज इक्वल्स टू 0 इन दिस केस। इसीलिए ये जो आपका एसिमेट्रिक स्ट्रेच है ये आपका रमन एक्टिव नहीं होगा, ऑल्दो यहाँ पे आपका साइज का चेंज हुआ है, बट ड्यू टू दिस कंडीशन दिस पर्टिकुलर वाइब्रेशन इज रमन इनएक्टिव। और जब हम बेंडिंग की बात करते हैं तो बेंडिंग में भी एक्चुअली हमको सिमिलर ही केस देखने के लिए मिलता है। जब हम बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करते हैं तो बेंडिंग वाइब्रेशन के वक्त क्या होता है, जो आपका पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड है वो कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे भी एक्चुअली सेम ही प्रॉब्लम है। जब भी आप डी अल्फा बाई डी ईटा देखेंगे तो दैट विल इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी यही हुआ है। सपोज आपकी पोलराइजेबिलिटी यहाँ पे ये थी, तो इस पर्टिकुलर बेंडिंग के वक्त ये हुई और इस वाली पर्टिकुलर बेंडिंग के वक्त भी बिल्कुल इक्वल। मतलब जो आपका ईटा है ना, दैट इज बेसिकली एक्सटेंट, और ये एक्सटेंट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो जैसे आपका यहाँ बेंडिंग हुआ तो सपोज ये आपका पॉजिटिव एक्सटेंट, नेगेटिव एक्सटेंट, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल यहाँ पे सेम है। मतलब अगर आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि ये आपका एक क्वाड्रेंट है ग्राफ का और ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट है। तो इसमें भी जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपका कर्व कुछ आपको ऐसे मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी जो हम स्लोप देखेंगे ये डी अल्फा बाई डी ईटा, ये आपका 0 आएगा। तो फिर से डी अल्फा बाई डी ईटा 0 होने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन में भी for smaller displacement there is no change in polarizability।
तो अगर पोलराइजेबिलिटी में चेंज नहीं आया है तो ये वाली पर्टिकुलर वाइब्रेशन भी रमन इनएक्टिव हो जाएगी, एक्टिव नहीं रहेगी। तो CO2 के अंदर हमारी 4 नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है। जो दूसरा है बेंडिंग, ही एक्चुअली 2 है जो अलग अलग एक्सिस में है। तो उसमें से सिर्फ एक ही है जो रमन एक्टिव है, दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रेच। तो यही हमको समझना था। अब हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जो अभी हमने चीज पढ़ी है उससे। अब आप देख सकते हैं कि इतना आसान नहीं है। मतलब अगर आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाए और नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन आपको पता हो तो उसके बावजूद भी आपको ये सब पता होना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन रमन एक्टिव कैसे हुआ, इनएक्टिव कैसे हुआ। तो इसीलिए इतने सारे मॉलिक्यूल्स का हम ये गैस नहीं कर सकते, मतलब देख के बता नहीं सकते। पढ़ते हैं तो उसी से बेसिकली हमारी नॉलेज डेवलप होती है कि किस मॉलिक्यूल में कैसा केस हमको देखने मिल रहा है। तो ये अभी हमने देखा CO2 मॉलिक्यूल के लिए। तो मेन की पॉइंट्स हमारे ये थे कि पोलराइजेबिलिटी, इलिप्सॉइड का साइज, शेप या फिर डायरेक्शन चेंज होने से हमको क्या होगा, रमन एक्टिविटी मिलेगी और अदरवाइज नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज जो हमको देखनी है कि स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट के लिए उस पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन से हमारा पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, d अल्फा बाई d ईटा। तो वो अगर 0 है तो भी हमारा मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन के लिए रमन एक्टिविटी नहीं देगा। ठीक है, तो अभी H2O के लिए देखा, CO2 के लिए देखा। अब आप ये देखिए जो CO2 मॉलिक्यूल है वो भी हमने यहाँ पे रमन एक्टिविटी में भी देखा है और हमने वो इंफ्रारेड के वक्त भी पढ़ा था। तो अगर आप CO2 मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर जैसे एक तो हो गया आपका सिमेट्रिक स्ट्रेच, एक हो गया आपका एसिमेट्रिक स्ट्रेच और एक हो गया आपका बेंडिंग। ठीक है, अब हमने उसको इंफ्रारेड में भी पढ़ा था और हमने उसको रमन में भी पढ़ा था। ठीक है, इंफ्रारेड के अंदर जो सिमेट्रिक स्ट्रेच था वो इंफ्रारेड इनएक्टिव था बिकॉज सिमेट्रिक स्ट्रेच के वक्त उसमें डायपोल मूवमेंट जनरेट नहीं हो रहा था वाइल वाइब्रेशन। और रमन अभी हमने देखा एक्टिव है। एसिमेट्रिक इसमें एक्टिव था, इसमें इनएक्टिव है। बेंडिंग इसमें एक्टिव था, रमन में इनएक्टिव है। तो अगर आप देखें CO2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जो इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशन है वो रमन इनएक्टिव वाइब्रेशन है, वो रमन एक्टिव है, और जो इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशंस हैं वो रमन इनएक्टिव वाइब्रेशंस हैं। तो बेसिकली रूल आपको पढ़ने मिलता है जो आपने सुना भी होगा, दैट इज रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो इस रूल को बताते वक्त मैं 2-3 मेजर अच्छी चीजें बताना चाहूंगा जो आपको आगे काम आएंगी। रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन बेसिकली क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट इफ अ मॉलिक्यूल हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जितनी भी इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशंस हैं वो सारी रमन इनएक्टिव वाइब्रेशंस होंगी एंड वाइस वर्सा। मतलब इंफ्रारेड इनएक्टिव वाइब्रेशन तो रमन एक्टिव होगी और रमन एक्टिव वाइब्रेशन इंफ्रारेड इनएक्टिव होगी। और आप देखिए CO2 हमको पता है कि लीनियर मॉलिक्यूल है और इट पॉसेस सेंटर ऑफ सिमेट्री, और आप देख सकते हैं कि ये रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो भी करता है। हम ऑलरेडी CO2 के लिए ये चीज ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं कि CO2 रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो करता है। तो अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ये रूल आपको मिलेगा कि मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं। और आप देखिए इसका उल्टा भी पॉसिबल है। उल्टा मतलब जैसे CO2 में तो हमको पता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बट सपोज कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें हमें पता ही नहीं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो आप उसका रमन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करो और आप उसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करो। अगर आपको वो वाइब्रेशन सारी मिली रमन में और इंफ्रारेड में नहीं मिली, और जो इंफ्रारेड में मिली वो रमन में नहीं मिली, तो आप बोल सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ये है, और अगर ये कंडीशन आपको मिलती है तो आप ये डिड्यूस कर सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बट यहाँ पे
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो आपको लेनी है। वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, बट जो मेन चीज आपको इसमें एक और ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या है, वो है ये। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डी अल्फा बाई डी ईटा बेसिकली नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये अगर नॉन जीरो है तो आपका रमन एक्टिव है, और अगर ये जीरो है तो आपका रमन इनएक्टिव है। अब आप ये देखिए रमन एक्टिव तो है बट किस एक्सटेंट तक है। अभी तक हम ये भी तो देखते चल रहे हैं ना कि भाई स्पेक्ट्रा में लाइन आई, बट उस लाइन की इंटेंसिटी क्या है, उस वीक है स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो बैंड आपको ऑब्जर्व हुआ है, जो लाइन आपको ऑब्जर्व हुई है, उस स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी क्या है। तो ये डी अल्फा बाई डी जीटा हमको ये भी बताता है। ये डी अल्फा बाई डी जीटा जो स्लोप है, अगर स्लोप की वैल्यू काफी हाई है, जो जनरली आपको सिमेट्रिक स्ट्रेच के लिए देखने मिलती है, मतलब आप देखेंगे कि जो सिमेट्रिक स्ट्रेचेस होते हैं उनके लिए इसकी स्लोप की वैल्यू काफी हाई रहती है। तो सिमेट्रिक स्ट्रेच के लिए जो आपका रमन एक्टिव लाइन है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा भी है, अगर इस स्लोप की वैल्यू कम है या फिर नियर टू जीरो है, मतलब जीरो को अप्रोच कर रही है, तो बैंड तो आपको ऑब्जर्व हो सकता है पर वो जो बैंड होगा दैट विल बी वीक बैंड। जैसे अभी हमने H2O के केस में देखा, H2O के केस में एक हमारा सिमेट्रिक था, एक एसिमेट्रिक था और एक हमारा बैंड था। तो H2O का केस ऐसा केस है कि सिमेट्रिक एक्टिव है और ऑब्जर्व भी होता है, पर जो एसिमेट्रिक और बैंड है वो ऑल्दो एक्टिव हैं, दे आर रमन एक्टिव, बट ये इतने वीक हैं कि जनरली कई बार ये स्पेक्ट्रा में ऑब्जर्व ही नहीं होते। स्पेक्ट्रा नॉट ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो कई बार आपका रमन वाली लाइन इतनी वीक हो सकती है इस स्लोप के कम होने की वजह से कि आपको वो पर्टिकुलर लाइन स्पेक्ट्रम में मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो यही चीज का हमको ध्यान रखना है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के वक्त, क्योंकि अभी हमने सेकंड फेज क्या देखा म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कि भाई हम रमन स्पेक्ट्रा लेंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा लेंगे, और हमने देखा कि दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हम डिड्यूस कर देंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बट ऐसा भी तो पॉसिबल है कि रमन में कोई लाइन आई ना हो, मतलब आ सकती थी बट आपको वीक होने की वजह से ऑब्जर्व ही ना हुई हो, तो उस केस में हमारा रिडक्शन रॉन्ग हो जाएगा कि हम बोलेंगे मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है बट वो एक्चुअली नहीं होगी। तो इसीलिए रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन के वक्त ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ये विश्वास हो कि हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो बिल्कुल कंप्लीट है और उसके अंदर कोई भी लाइन ऐसे गायब नहीं है वीक होने की वजह से। तो तभी हम फॉर श्योर बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बाकी अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे हम रमन स्पेक्ट्रा का और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा का साथ में उनके डेटा का यूज करके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिड्यूस करते हैं, मतलब कि उसकी शेप क्या है, उसमें पोजीशन ऑफ एटम्स क्या है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। और बेसिकली ऐसी ही केस स्टडीज के लिए हम इतनी स्टडी कर भी रहे हैं ताकि हम इस स्पेक्ट्रल नॉलेज से बेसिकली हम अपने मॉलिक्यूल को स्टडी कर सकें। तो अभी इस वीडियो में तो एक लास्ट बात मैं और बताऊंगा, उसके साथ ये वाली वीडियो एंड करूंगा, वो है कॉम्बिनेशन बैंड्स एंड ओवरटोन। इसमें बस थोड़ा सा ही बताना है क्या, जैसे कि अभी हम देखते आ रहे हैं, अभी हमने देखा कि कैसे हमारी कोई नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन रमन एक्टिव होती है या इनएक्टिव होती है। तो इसमें बस मेन चीज बताने की यही रह जाती है। वैसे तो ये टॉपिक काफी ज्यादा आउट ऑफ स्कोप है, इतना ज्यादा हमको पता करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी काफी बेसिक अगर कोई पूछ ही ले कि गैसी करने के लिए पूछे तो उसके लिए हमको एक आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन
जिन्हें जनरली हम ऐसे V1, V2, V3 ऐसे सिग्निफाई करते हैं। सपोज ये V1 हमारा रमन एक्टिव है, तो क्या 2V1 बेसिकली क्या हुआ, ओवरटोन हुआ, तो ये क्या रमन एक्टिव होगा? ठीक है, जैसे कि हमारा V1 V2 सपोज इंफ्रारेड एक्टिव है, तो V2 प्लस V3 हमारा क्या होगा? सपोज V2 हमारा ऐसा है जो इंफ्रारेड तो एक्टिव है और रमन इनएक्टिव है, तो V2 प्लस V3 का जो कॉम्बिनेशन बैंड बनेगा वो क्या होगा? रमन एक्टिव होगा या इंफ्रारेड एक्टिव होगा? तो यही चीज इसमें मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि हम नहीं बता सकते। मतलब इट इज नॉट क्लियर टू से कि भाई हमारा V1 रमन एक्टिव था तो 2V1 वाला जो ओवरटोन है वो भी रमन एक्टिव होगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है ये रमन इनएक्टिव हो और हो सकता है ये इंफ्रारेड एक्टिव हो जाए। सिमिलरली कॉम्बिनेशन बैंड में है कि हमारा V2 इंफ्रारेड एक्टिव था और रमन इनएक्टिव था, तो हम ये नहीं बता सकते कि V2 प्लस V3 का जो कॉम्बिनेशन बैंड बनेगा उसकी एक्टिविटी क्या होगी, दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो मेन चीज बस इसमें बताने की यही थी कि अगर हमको नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन का पता है कि रमन एक्टिव है या इंफ्रारेड एक्टिव है, तो उस नॉलेज के बेसिस पर हम ये नहीं बता सकते कि कॉम्बिनेशन बैंड्स और ओवरटोन्स कैसे बिहेव करेंगे और उनकी इंफ्रारेड और रमन एक्टिविटी क्या होगी। तो मेन चीज यही थी। अभी आज की वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया कि जो हमारे नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं उनकी रमन एक्टिविटी हम कैसे डिसाइड करते हैं। सेकेंडली एक हमने देखा रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, और उसमें जो एक प्रिकॉशन है वो हमको ध्यान रखनी है कि कोई भी लाइन हमारी रमन या इंफ्रारेड में काफी वीक हो सकती है और हमें शायद ना दिखे, तो उस बेसिस पर हम कोई गलत डिटेक्शन ना करें। और थर्ड जो चीज थी वो थी कि कॉम्बिनेशन बैंड्स और जो ओवरटोन्स हैं उनकी एक्टिविटी नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करती है, उसके लिए सेपरेट स्टडीज रिक्वायर्ड, जो अभी हमको यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली वी विल बी डीलिंग विद vibrational Raman spectroscopy only and we will focus on the mathematical part। मतलब हम स्पेक्ट्रा देखेंगे कि स्पेक्ट्रा कैसा मिलता है और क्या सिलेक्शन रूल होता है, जैसे हमने रोटेशनल में देखा था। तो we will proceed with that। So that's all for this video। Thank you so much for watching this video।